नमस्कार। आज हम पहले वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम के बारे में समझना चाहते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, एक द्विपरमाणु कणों के कंपनिक ऊर्जा स्तर को हमने एनालाइज करके उसकी वैल्यू निकाली थी और वो वैल्यू मैं यहाँ वापस लिख रहा हूँ। इसका मान होता है EV इक्वल टू V प्लस हाफ H क्रॉस ओमेगा जीरो, जहाँ V 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन हम ले सकते हैं। इसे हम कंपन क्वांटम संख्या कहते हैं। एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा जीरो अंडर रूट के बाई म्यू के बराबर होती है, जहाँ के बल नियतांक है और म्यू उस अणु का रिड्यूस्ड मास है। यदि आप इसका ऑर्डर निकालें तो ये ऑर्डर हमको सामान्यतः विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त रेडिएशन की तरंग दैर्ध्य को या उसकी आवृत्ति को रिप्रेजेंट करेगा। अतः स्पष्ट है कि जो कंपनिक स्पेक्ट्रम है वो इंफ्रारेड रीजन में प्राप्त होगा। जैसा कि हम चिरसम्मत सिद्धांत से जानते हैं, कंपन कर रहा एक विद्युत द्विध्रुव समान आवृत्ति के विद्युत चुंबकीय विकिरणों का अवशोषण या उत्सर्जन कर सकता है। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार यदि कंपन कर रहे अणु के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में परिवर्तन होता है तो वह विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन कर सकता है और कंपनिक ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण हो सकता है। एक द्विपरमाणु अणु के ऊर्जा स्तरों में संक्रमण के दौरान अणु एक समय में केवल एक फोटोन का या तो अवशोषण कर सकता है या उत्सर्जन कर सकता है। यदि अणु द्वारा एक फोटोन का अवशोषण हो जिसकी ऊर्जा H क्रॉस ओमेगा जीरो के बराबर हो तो इससे कंपन स्तर की ऊर्जा में एक लेवल की वृद्धि हो जाती है, अर्थात ये V प्लस हाफ H क्रॉस ओमेगा से V प्लस 3/2 H क्रॉस ओमेगा हो जाती है। इसी प्रकार जब H क्रॉस ओमेगा जीरो ऊर्जा के फोटोन का उत्सर्जन होता है तो इस अणु की कंपन ऊर्जा स्तर में V प्लस हाफ H क्रॉस ओमेगा जीरो से V माइनस हाफ H क्रॉस ओमेगा जीरो तक की कमी हो जाती है। अतः स्वाभाविक रूप से जो अवशोषण या उत्सर्जन हो रहा है इस कंपन स्तर में, उसको हम सिलेक्शन रूल के द्वारा इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा V इजिकल टू प्लस माइनस 1। यदि प्लस 1 होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटोन का एब्जॉर्प्शन होगा और यदि माइनस 1 होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटोन का इमिशन होगा। यदि हार्मोनिक स्थिति की ऊर्जा वक्र के रूप में हम अणु की ऊर्जा को लें तो इन सभी संक्रमणों से स्पेक्ट्रम में केवल एक लाइन हमको प्राप्त होगी, क्योंकि आप यहाँ चित्र में इसको देख सकते हैं। हर एक जो कंपन ऊर्जा स्तर है V इक्वल टू 0 के लिए एनर्जी हाफ H क्रॉस ओमेगा जीरो होती है, 1 के लिए 3/2 H क्रॉस ओमेगा जीरो होती है, 2 के लिए भी 5/2 H क्रॉस ओमेगा जीरो होती है। यदि आप इनके बीच की डिफरेंस निकालें तो ये सदैव हमको H क्रॉस ओमेगा जीरो के बराबर प्राप्त होती है, अर्थात प्रत्येक स्तर के बीच की जो ऊर्जा अंतराल है वो सदैव समान प्राप्त होता है। इसलिए हमें केवल एक लाइन स्पेक्ट्रम में प्राप्त होगी। कंपनिक ऊर्जा को तरंग संख्या के रूप में यदि हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसके लिए एक टर्म हम डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशनल टर्म GV, और उसको हम लिख सकते हैं EV/HC। EV की वैल्यू अगर आप ले लें यहाँ से तो हमको GV मिलेगा
v प्लस हाफ ओमेगा 0 अपॉन 2 पाई सी। ओमेगा 0 अपॉन 2 पाई सी को हम वेव नंबर v बार से रिप्रेजेंट करते हैं और v बार के पदों में वाइब्रेशनल टर्म हम लिख सकते हैं v प्लस हाफ v बार। किसी भी संक्रमण के लिए जो तरंग संख्या प्राप्त होगी वो सदैव हमको v बार के बराबर प्राप्त होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं v प्लस हाफ v बार में यदि मैं हाफ v बार को माइनस कर दूं तो v 0 लेने पर हाफ v बार आएगा, v 1 लेने पर 3/2 v बार आएगा, 3/2 v बार में माइनस हाफ v बार करेंगे तो v बार हमको मिलेगा। इस तरह से प्रत्येक जो लेवल है उसके बीच की डिफरेंस ऑफ हमको v बार के बराबर प्राप्त होती है। अधिकांश अणु जो विद्युत द्विध्रुव दोलित की बात की कंपन कर सकते हैं उनसे उत्सर्जित या अवशोषित विकिरणों की आवृत्तियों के द्वारा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त क्षेत्र में कंपन जो ट्रांजिशन है वो प्राप्त होते हैं। शुद्ध कंपनिक स्पेक्ट्रम केवल लिक्विड्स द्वारा ही प्राप्त होता है जिनमें अंतर आणविक बलों के कारण घूर्णन संभव नहीं होता। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम की, दैट इज वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम। जैसा कि हमको मालूम है अवरक्त क्षेत्र में केवल लिक्विड से प्राप्त स्पेक्ट्रम शुद्ध कंपनिक स्पेक्ट्रम होते हैं, क्योंकि अंतर आणविक अन्योन्य क्रिया के कारण अणुओं में घूर्णन निषिद्ध होता है। लेकिन यदि हम गैसीय या वाष्पीय अवस्था में उपस्थित अणु की बात करें तो अणु के घूर्णन को उत्तेजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा सदैव अणु के कंपन को उत्तेजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा से कम होने के कारण अणु घूर्णन करते रहते हैं, चाहे उनकी कंपनिक अवस्था कुछ भी हो। इस कारण प्रत्येक कंपनिक ऊर्जा स्तर के साथ अनेक घूर्णन ऊर्जा स्तर भी संबद्ध होते हैं। ये आप इस चित्र में देख सकते हैं। वाइब्रेशनल लेवल V0 के साथ J1 2 3 4 5 एंड सो ऑन रोटेशनल लेवल संबद्ध हैं। V=1 वाइब्रेशनल लेवल के साथ भी कई सारे रोटेशनल लेवल संबद्ध है। इस तरह से अन्य जो वाइब्रेशनल लेवल है उनके साथ भी रोटेशनल लेवल संबद्ध होंगे। एक कंपनिक ऊर्जा स्तर के घूर्णन ऊर्जा स्तरों से दूसरे कंपनिक ऊर्जा स्तर के घूर्णन ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमणों से क्लोजली पैक्ड स्पेक्ट्रल लाइंस हमको प्राप्त होती है। ये लाइंस वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम बनाती है। कम विभेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोस्कोप से यदि हम इसको देखें तो ये रेखाएं एक चौड़ी धारी की रूप में हमको दिखाई देगी और इस जो धारी है उसको हम कंपन घूर्णन बैंड भी कहते हैं। जो वाइब्रेशनल रोटेशनल एनर्जी है सिस्टम की उसको हम एक साथ यदि लिखें तो वो हमको इस तरह से मिलेगी EVJ=V प्लस हाफ H क्रॉस ओमेगा 0 प्लस H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2I J प्लस 1, जहाँ V वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और J रोटेशनल क्वांटम नंबर है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। H क्रॉस आपको मालूम है प्लैंक कांस्टेंट रिड्यूस्ड कांस्टेंट है
ओमेगा 0 एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, आई अणु का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इस जो अणु है उसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका मान भी हम जानते हैं, हाफ म्यू आर स्क्वायर के बराबर होता है, और आर अणु की जो बॉन्ड लेंथ है उसको रिप्रेजेंट करता है। जो कंपन घूर्णन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण है उनके लिए हम यदि सिलेक्शन रूल लिखें तो वो इस तरह से हमको प्राप्त होते हैं, डेल्टा वी प्लस माइनस वन, डेल्टा जे प्लस माइनस वन। यहाँ चित्र में ट्रांजिशंस हमने दिखाए हुए हैं विभिन्न लेवल्स के बीच में, और इस चित्र से ये स्पष्ट है कि V0 से ये आपका V0 वाइब्रेशनल लेवल है, ये आपका V1 वाइब्रेशनल लेवल है जिसके अंदर कई सारी रोटेशनल लेवल संबद्ध हैं। यहाँ भी कई सारे रोटेशनल लेवल संबद्ध है। इन रोटेशनल लेवल से इन रोटेशनल लेवल के बीच में ट्रांजिशन पॉसिबल है, और इन ट्रांजिशन को यदि आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ हमको दो तरह की ब्रांच स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। इस ब्रांच में डेल्टा जे की वैल्यू -1 होती है, अर्थात जे से जे -1 के बीच में ये संक्रमण हो रहा है। इस ब्रांच को हम पी ब्रांच कहते हैं। इसी प्रकार इस ब्रांच में जो सिलेक्शन रूल है डेल्टा जे इजिकल टू +1 उसका पालन हो रहा है, और संक्रमण जे से J+1 में प्राप्त हो रहा है। ये शाखा हमारी आर ब्रांच के रूप में हम इसको कहते हैं। यहाँ आप देखिए डेल्टा जे का मान 0 निषिद्ध है, अर्थात उसको हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। इस कारण से कभी भी आपको V इजिकल टू V0 यानी 0 से 0 वाली लाइन या 1 से 1 लाइन आपको कभी भी प्राप्त नहीं होगी। ये जो स्पेक्ट्रम है ये आप देख सकते हैं, पी ब्रांच और आर ब्रांच दिखाई गई है स्पेक्ट्रम में। V0 ब्रांच स्पष्ट रूप से यहाँ डिसअपियर्ड है, उसका कारण सिलेक्शन रूल है। पी ब्रांच की यदि मैं बात करूं तो पी ब्रांच के लिए जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं उनकी फ्रिक्वेंसी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसकी वैल्यू होगी E1J-1 माइनस E0J अपॉन H, और 1 अपॉन H 3/2। यहाँ से हम वैल्यू रख दें, कुल ऊर्जा हमने ली हुई है, यहाँ से हम जब वैल्यू रख दें तो ये हमको मिलेगा 3/2 H क्रॉस ओमेगा 0 प्लस H क्रॉस स्क्वायर 2I J-1 माइनस हाफ H क्रॉस ओमेगा 0 माइनस H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2I J+1। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो फ्रिक्वेंसी ऑफ द पी ब्रांच VP हमको मिलेगी μ0 माइनस H क्रॉस अपॉन 2πI J के बराबर। जहाँ हमको पता है V0 μ0 ओमेगा 0 अपॉन 2π के बराबर होता है, और ये 1 अपॉन 2π अंडर रूट k/μ के रूप में हम लेते हैं। J की वैल्यूज 1 2 3 एंड सो ऑन होगी, क्योंकि यहाँ J आप 0 नहीं ले सकते हैं, सिलेक्शन रूल से ये फॉरबिडन कंडीशन होती है, एंड सो ऑन। इस तरह से हम इसकी और वैल्यू लें तो हम बाकी की फ्रिक्वेंसी को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सिमिलरली आर ब्रांच की जब मैं बात करूं तो फ्रिक्वेंसी आर ब्रांच के लिए हम लिख सकते हैं μr इजिकल टू E1J+1 माइनस E0J अपॉन H, और 1 अपॉन H 3/2 H क्रॉस ओमेगा 0 प्लस H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2I J+1 J+2 माइनस हाफ H क्रॉस ओमेगा 0 माइनस H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2I J+1। इसको जब मैं सोल्व करता हूँ तो मुझे मिलेगा μr इजिकल टू μ0 प्लस H क्रॉस अपॉन 2πI J+1। स्पष्ट है कि यहाँ J की वैल्यू
0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन हमको प्राप्त होगी। और ये भी हमको मालूम है कि अणु के अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त वर्णक्रम रेखाओं के दोनों पी और आर जो ब्रांचेज है उसमें फ्रिक्वेंसी इंटरवल डेल्टा न्यू यदि मैं निकालूं तो उसका मान सदैव एच क्रॉस अपॉन 2 पाई आई के बराबर हमको प्राप्त होता है। और इसका उपयोग करके हम जड़त्व आघूर्ण का मापन कर सकते हैं। चित्र में एक अनस्केल्ड कंडीशन में हाइड्रोजन क्लोराइड के वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम में दर्शाए हुए हैं। आप देख सकते हैं पी ब्रांच और आर ब्रांच स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। बीच में जो गैप है उसमें v इक्वल टू 0 कहीं ना कहीं मौजूद होता है। ये तरंग संख्या के साथ प्लॉट किया हुआ है। इन आवृत्तियों के अंतरालों का या तरंग संख्याओं के अंतरालों का उपयोग करके हम अणु के जड़त्व आघूर्ण का मापन कर सकते हैं। और इस प्रकार जड़त्व आघूर्ण यदि हमको मिल जाता है तो हम उस अणु के लिए बॉन्ड लेंथ भी ज्ञात कर सकते हैं। जो यहाँ से हमको पता लग रहा है डेल्टा जी इजिकल टू एच क्रॉस 2 पाई आई होता है और डेल्टा न्यू बार तरंग संख्या 2b के बराबर होती है। यहाँ से हम i की वैल्यू निकाल सकते हैं। i इजिकल टू न्यू आर स्क्वायर होता है। अतः r की वैल्यू हम अणु के लिए ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार ये स्पेक्ट्रम हमारे लिए उपयोगी हो जाते हैं। आज का ये वीडियो मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। नमस्कार।